Hi everyone, my name is Bilal Khan and today we are gonna learn about the example of IFRS 16 leases. तो लास्ट वीडियो में हमने इनिशियल कुछ लीज को समझा था इनिशियली और देखा था उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, हमने उसका ओवरव्यू लिया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लें और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर होने वाले हैं। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। तो आपने लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है डायनेमिक की, जिससे हम लीज की जो बेसिकली IFRS 16 की ट्रीटमेंट है उसको समझने वाले हैं आज। तो एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमेशा हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लायबिलिटी एंड द राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड प्रोवाइड द डबल एंट्रीज नीडेड टू रिकॉर्ड दीज अमाउंट्स इन डायनेमिक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप जाके देख सकते हैं। आए एग्जाम्पल को पढ़ें। ऑन 1 जनवरी 2011 डायनेमिक एंटर्ड इनटू अ 2-year लीज फॉर अ लॉरी। 2 ईयर की लीज में एंटर हो रहा है। लॉरी एक गाड़ी होती है, इट्स लाइक अ ट्रक, मतलब उसके पीछे ट्रॉली होती है, इसको लॉरी कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म फॉर अ फर्दर ईयर। इसमें एक ऑप्शन भी है कि अगर आप लीज टर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। डायनेमिक बिलीव्स दैट इट इज रीजनली सर्टेन टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, और ये सर्टेन भी है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि ये एक्सरसाइज को करेगा। ठीक है जी। लॉरीज हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, 10 साल इसकी लाइफ होती है नॉर्मली। लीज पेमेंट्स आर 10,000 पर ईयर फॉर द इनिशियल टर्म एंड 15,000 फॉर द ऑप्शन पीरियड। यानी कि मेरे ख्याल में जो है लास्ट ईयर जो होगा उसके अंदर ऑप्शन पीरियड होगा और उसके अंदर 15,000 पर ईयर पेमेंट होगी। ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। एरियर्स के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। टू ऑब्टेन द लीज डायनेमिक इनकर्स इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ $3,000। देखते हैं क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट, आज हम देखेंगे बिल्कुल। The interest rate within the lease is not readily determinable. Dynamics incremental rate of borrowing is 5%, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था क्या होता है ये। तो ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया हुआ है, इन्होंने रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं दिया। ठीक है जी। तो आए सॉल्यूशन पर आ जाते हैं और इसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करना पड़ेगा। मैंने सॉल्यूशन अगेन पहले से इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है आंसर को, ताकि जो है हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखा है? द लीज टर्म इज 3 years। ठीक है, 3 साल है। दिस इज बिकॉज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इज रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्सरसाइज। वैसे तो 2 साल की लाइफ थी, 2 year लीज थी, सॉरी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन 1 साल का है मौजूद कि 1 साल मजीद ये कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है फॉर अ फर्दर ईयर। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि रीजनेबली सर्टेन है, पास में भी ऐसा होता रहा है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, तो हम इसको 3 years लेंगे। दिस बिकॉज, ठीक है। द लीज लायबिलिटी इज कैलकुलेट एज फॉलोज। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है इसको बहुत गौर से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो आपको आगे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यही इसकी एक तरह से फाउंडेशन है। चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, हमने यही टेबल बनाना है किस तरीके से। ये तीनों साल हमने यहाँ लिख दिए। कैश फ्लो पहले 10,000 आएगा, 10,000 था देखें पर ईयर। दूसरे साल भी 10,000 आएगा, तीसरे साल 15,000 आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन को रीजनेबली सर्टेन है कि ये ऑप्शन को अवेल करेगा, तो हमने 15,000 तीसरे साल पे लिया है। फिर आ गया डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हमने निकाला है 5% के हिसाब से, 1 डिवाइडेड बाय 1.05। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख भी रहा होगा, 1 डिवाइड बाय 1.05 पावर 1। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। आपने F9 पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, या प्रेजेंट वैल्यू के बारे में आप जानते होंगे तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेकंड में मैंने क्या किया है, 1 डिवाइड बाय 1.05 पावर 2। फिर इसी तरीके 3 के अंदर हम 3 कर देंगे, और मैंने इन कैश फ्लोज को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज लायबिलिटी आ गई 31,552। इज इट क्लियर? होपफुली आपको क्लियर हो रही होगी चीज। बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। कोई भी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
अब होता ये है कि ये लीज लाइबिलिटी हो जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक आपको एंट्री बताई थी, ROUA, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। तो वो जो एंट्री बनती है वो बेसिकली इसी से बनती है। तो हम यहाँ पे ये एंट्री बना देते हैं, ये देखें, ये मैंने एंट्रीज भी बनाई हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। राइट ऑफ यूज एसेट को मैंने 31552 से डेबिट कर दिया और लीज लाइबिलिटी को 31552 से क्रेडिट कर दिया। आई थिंक अंडरस्टैंडेबल। इसके अलावा अब राइट ऑफ यूज एसेट है, इसमें हमें कुछ और भी दिया हुआ था। राइट ऑफ यूज एसेट बेसिकली एसेट है, आप डेबिट कर रहे हैं तो वो एसेट क्रिएट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, और क्रेडिट कर रहे हैं तो लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। आपने लीज पे एसेट खरीदा, आप फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद से कराची अपने एसेट को लेकर आ रहे थे और उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी $3000 की, सही है, अंडरस्टैंडेबल। तो हमने क्या करना होता है, इसको भी रिकॉर्ड करना होता है, राइट ऑफ यूज एसेट्स का पार्ट बनाना होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट एसेट है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये एसेट से रिलेटेड है, इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन द फॉर्म ऑफ लीज, सही है, फॉर्म लीज की फॉर्म में इसको इस कॉस्ट को इनकर करना जरूरी है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी है, तो इसको हमने एज अ एसेट के अंदर कैपिटलाइज करना होगा। तो हम यही कर रहे हैं, बिल्कुल देखें क्या किया हमने, इनिशियल लीज लायबिलिटी 31552, डायरेक्ट कॉस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 34552। अच्छा, एंट्री बनाते वक्त 31552 हमने ऑलरेडी राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो रिमेनिंग सिर्फ 3000 को डेबिट करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट से और क्रेडिट कर देंगे कैश को, ठीक है, कैश को या बैंक को। और अगर ये राइट आपने, अगर ये पेबल है, स्टिल पेबल है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी हो जाएगी, कैश क्रेडिट नहीं होगा। आई थिंक वेरी 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 मच अंडरस्टैंडेबल। तो इस तरीके से जो हमारी ये पूरी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट हो चुकी है, सही है जी। आप देख सकते हैं कि इसने हमसे क्या क्या पूछा था, कैलकुलेट द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी एंड द राइट ऑफ यूज एसेट एंड प्रोवाइड द डबल एंट्रीज, तो हमने डबल एंट्री भी बना दी, लीज टेबल भी बना दिया, और हमने राइट ऑफ यूज एसेट को भी रिकॉर्ड कर लिया। चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, आपको यही टेबल बनाना है जब आप लेसी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब बात आती है जब हमने ये सब कर लिया, ये जब सब चीजें हम कर रहे थे, ये हम तब कर रहे थे जब हम लीज में एंटर हुए, जिस दिन लीज में एंटर हुए तो हमने ये सारी चीजें की, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उसकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एसेट को इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन भी तो होगी आगे ओवर द लीज टर्म, तो उसके लिए IFRS 16 कहता है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारा एक लीज स्केड्यूल कह लें या लीज टेबल कह लें, वो बनता है। इसके अंदर किस तरीके से होता है इसको पढ़ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये भी। जब आपने वो लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, तो आपको याद होगा जब प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अनवाइंडिंग भी करते हैं, याद है आपको, अनवाइंडिंग भी करते हैं, जो भी हमारा वो होता है। आपने IAS 16 मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट की वो वाली वीडियो भी देख लें IAS 16 की, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उधर थोड़ा बताया। मैं F9 यहाँ पढ़ा नहीं सकता क्योंकि F9 का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जैसे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। तो हमने उसी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कितना था 5%, हमारी एग्जाम्पल के अंदर ऊपर डायनेमिक वाली में, कैलकुलेटेड एज द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है, अंडरस्टैंडेबल। दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड होता है। उसकी एंट्री किस तरह से बनेगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये इन अदर वर्ड्स दैट इज बेसिकली अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, और लीज लाइबिलिटी हमने क्रेडिट कर दी जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही जाएगी। और जब मैं इस तरह की एग्जांपल करूंगा भी, डायनामिक को हम फर्दर आगे भी करेंगे, तो अगर आपको किसी को समझ में नहीं भी आ रहा तो मसले की बात नहीं है। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी मैंने SPL लिखा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा हमारा PNL का पार्ट होता है, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट की टेबल हम नीचे देखेंगे अभी किस तरह से बनाते हैं।
द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय कैश पेमेंट्स। अब क्या हो रहा होगा, इंस्टॉलमेंट भी तो जारी होंगी, कैश पेमेंट भी तो हो रही होंगी, ठीक है ना। ये तो हमने जो एंट्री बनाई है ये तो अनवाइंडिंग की बनाई है, एक तरह से अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की बनाई है, ठीक है जी। जो हमने प्रेजेंट वैल्यू पे अपने कैश फ्लोज को लेकर आए, उसकी वजह से अब ये हर साल बनेगी हमारी, जब तक हमारे टर्म पूरी नहीं हो जाती। लेकिन साथ में एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट, कैश या रेंटल भी तो जा रहा होगा ना, तो उसके लिए ये वाली एंट्री बनेगी। लीज लायबिलिटी को आप डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, और यही आप टेबल में भी देखेंगे तो हम उसको पेमेंट्स के नाम से इसको माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। टू वर्क आउट द इंटरेस्ट एंड ईयर एंड लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी टेबल जिस तरह मैंने बोला इज ऑफन यूज, सी इलस्ट्रेशन बिलो। सही है जी। The layout of the table will depend on whether payments are made at the end of the year in arrears or at the start of the year in advance. अब इसके अंदर आपने एग्जाम में देखना है कि आपका सिनारियो क्या है, एरियर्स का है जो अभी हमने ऊपर भी देखा एग्जाम्पल के अंदर, या एडवांस का है। एडवांस मतलब साल के शुरू में पेमेंट होगी, एरियर्स का मतलब साल के आखिर में पेमेंट हो रही है। सही है जी। तो पेमेंट इन एरियर्स देख लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, ईयर्स लेने हैं, जितने साल आ जाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। जब हम इसको नंबर से समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी इस टेबल को देख लें जस्ट। फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने ऊपर जिसकी एंट्री बनाई है वो इधर आ जाती है, और जो पेमेंट की एंट्री बनाई थी वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद हमारा कैरी डाउन आ जाता है, और इस तरीके से हमारी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती है। ये एरियर्स है साल के आखिर में अगर पेमेंट हो रही है। फिर इसी तरह से एडवांस की पेमेंट होती है, उसमें भी टेबल तकरीबन सेम होता है, पेमेंट भी ये होती है, बस इसमें सब टोटल करके इंटरेस्ट का एक और कॉलम बाद में चला जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये जब मैं नंबर से बताऊंगा तो आपको मजीद समझ में आएगा सब टोटल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एडवांस पेमेंट होती है, पेमेंट शुरू में आ जाती है, तो हमने उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग करनी होती है। इस वजह से ये टेबल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें बस एक जो कॉलम मजीद ऐड हो रहा है वो है सब टोटल का। वो जब हम एडवांस की एग्जाम्पल करेंगे मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा इन वीडियोस के अंदर, तो वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। तो मैं आपको इन वीडियोस के अंदर जरूर समझाऊंगा वो किस तरीके से होता है, ठीक है जी। यहाँ तक ये हो गया, टेबल इस तरीके से बनते हैं। और एक पैरा और है मेरे पास इस वीडियो के लिए जो हम समझ लेते हैं। ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द टोटल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज स्प्लिट बिटवीन इट्स नॉन करंट एंड करंट एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हमें देखना होता है कितनी लायबिलिटी करंट है जो एक साल के अंदर अंदर हो जाएगी, वो लीज लायबिलिटी हमारी करंट होगी, जो एक साल से ज्यादा की होगी वो नॉन करंट होगी। फॉर पेमेंट्स मेड इन एडवांस और ये द नॉन करंट लायबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट इन ईयर 2। क्लियर है। The difference between the total liability at the year end and the non-current liability will be the current liability. सही है जी। Note that where payments are made in advance, the non-current liability is not the balance outstanding at the end of year 2, as this includes the interest charge for year 2. सही है, क्योंकि एडवांस के अंदर शुरू में पेमेंट हो रही है तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज भी शामिल होता है। So this was the topic for this video. Hopefully आपको समझ में आई होगी ये एग्जाम्पल। कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं राइट ऑफ यूज एसेट्स की डिटेल के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।